करना चाहता हूं कि आज का जो फैसला आया है जिसमें हल्फ लेने का कहा गया है, यानी इंतखाब को दुरुस्त माना गया है, यानी इस्तीफे की कबूलियत का कहा गया है कि इस्तीफा तो जब दे दिया तो कबूल हो गया, उसके बाद भी आप समझते हैं कि जो आपकी दरख्वास्त है वो मौसर है? देखिए, हमने इसमें जो फैसला हुआ है इसका हमने नकल मंगवाई है फैसले की, वो आ जाए, उसको हमारी टीम, लीगल टीम उसका जायजा लेगी और उसके बाद फिर हम देखो, हो सकते हैं इसमें अपील में चले जाएं और अपील में इस फैसले को ले जाएं और वहां जाके चले जाएं। तो अभी फिलहाल तो हमारे पास उसकी कॉपी नहीं आई है, उम्मीद है कॉपी आ जाएगी थोड़ी देर तक, तो फिर इंशाल्लाह अगला डिसीजन हम लेंगे। आप आज के फैसले पर अपील दायर करने का इरादा रखते हैं या आप समझते हैं कि ये हो सकता है? बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, और हम समझते हैं कि गवर्नर को भेजने की क्या जरूरत है, बस स्पीकर को देता। फिर अभी तक तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ इस वक्त तक पुराना जो वज़ीर आला है वो डी नोटिफाई नहीं है, इस वक्त तक उसकी कैबिनेट डी नोटिफाइड नहीं है, और जब तक ये डी नोटिफाइड नहीं है वो भी चल रहे हैं। कौन मिनिस्टर उसी तरह अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियां वाड़ियां, ये वो सब कुछ। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये इसको किस अंदाज आप समझते हैं कि गौरी साहब के गवर्नर का एक्सेप्ट करना या एक्सेप्ट ना करना मैटर करता है? यही आपके केस की बुनियाद है, यानी अगर उन्होंने कबूल नहीं किया तो फिर ये इंतखाब नहीं हो सकता था, तो कबूल करना या ना कबूल करना भी अहमियत रखता है? बिल्कुल बिल्कुल, कबूल करना अहमियत रखता है और हमारे नजदीक रखता है उसको। अब ये कि जो हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है वो किस ग्राउंड पे दिया है वो सामने आ जाएगा, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे हमारी पिटीशन भी कल तो सुनी जाएगी, देखते हैं कल क्या सूरत सामने आती है, जो हमने अपील दायर की है वहां पर। लेकिन सर, आपकी जमात के जो सबसे बड़े लीगल माइंड हैं गौरी साहब, वो कामरान मुजरा साहब, जिनका 26वीं तरमीम में बड़ा कलीदी किरदार था, जो आपके हर पार्टी के हर मामले को जाकर अदालत में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी राय मुख्तलिफ है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि स्क्रूटनी करने या रिजेक्शन का गवर्नर का इख्तियार नहीं है। पहले वाला जो इस्तीफा आया था उसमें वो एतराज लगा सकते थे क्योंकि वो आइन के मुताबिक नहीं था, लेकिन जब दूसरा आ गया है, सबसे ज्यादा शोर असदुल्ला खान डालता है और कभी अभी तक ऑफेयर नहीं हुआ। चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। इस नुक्ते पर ब्रेक ही ले लेनी चाहिए। ब्रेक के बाद वापस आके मैं पूछता हूँ फिर प्राजत साहब से भी और गौरी साहब से भी कि अपोजिशन अपना मुतफिका उम्मीदवार क्यों नहीं ला सकी, और बावजूद इसके कि इत्तफाक ऐसा हुआ उस दिन, महज इत्तफाक से उस दिन इलेक्शन कमीशन का उसी दिन एक नोटिफिकेशन आ गया कि तमाम लोग आज़ाद हैं, यानी अगर वो किसी और पार्टी को वोट डालेंगे तो वो उन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। इसके बावजूद कोई वोट अपोजिशन के लिए नहीं आया, क्या वजह है इसकी? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दो सवाल हैं आपसे असलम गौरी साहब। सर, एक तो ये बताएं कि अपोजिशन मुत्तफिका उम्मीदवार क्यों नहीं ला सकी? 4 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और फिर मुत्तफिका उम्मीदवार भी नहीं आया, अलग अलग जो है वो कागजात जमा हुए। और दूसरा ये है कि इतना बड़ा एक फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का और इत्तफाक ऐसा था कि उसी दिन आया, तो उसके बाद तो एक ओपिनियन पैदा हुई कि शायद पीटीआई के कुछ लोग, चूंकि उनको अब आज़ाद हो गए हैं और कोई डिफेक्शन क्लॉज लगने का खदशा नहीं है, तो वो लोग 22 लोग कम से कम जो नाराज हैं पीटीआई से वो तो आ जाएंगे, लेकिन एक भी शख्स नहीं आया। क्या वजह हुई इसकी? अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा सा इस अंदाज में लेता हूँ कि अपोजिशन के 3 उम्मीदवार 53 वोट या 52 वोट, इनको क्या फिक्र थी, क्यों परेशान हुए, क्यों उन्होंने पूरा सिस्टम बिल्डोज किया? जब इनको पता था इनके 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो ये 2 दिन सब्र कर लेते। इनके पास 92 का फिगर इनके पास था, तो इनको क्या जल्दबाजी थी कि उन्होंने ये सारा सिस्टम जो है बहरान केपीके में पैदा किया? ये क्यों किया इन्होंने? 2 दिन सब्र कर लेते, कल गवर्नर आ जाते, उसके बाद दोबारा इजलास बुला लेते। तो जब इनको पता ही था कि अपोजिशन जो है वो आपस में मुतहद नहीं है, तो फिर इन्होंने ये सारा कुछ क्यों पैदा किया? मकसद ये नहीं है, मकसद ये है कि पीटीआई ने 13 साल में जितने भी ऐसे भी गौरी साहब, एक वज़ीर आला जा चुका हो तो दूसरे नए काम में तो जल्दी करनी चाहिए ना, बजाय इसके कि एक सूबे को बगैर वज़ीर आला के छोड़ दिया जाए। देखें, महमूद खान को भेजा है तो उससे एक आदमी दिया है जो, देखें बात सुने, मेरी बात सुने, 13 साल में जो केपीके का खाना खराब किया है, जो वहां बेड़ागर्क किया है, डेवलपमेंट का क्या काम है, किससे पूछ लो। अपनो अमान की सूरत आपसे मुझसे कोई छुपी हुई नहीं है। ये पीटीआई की हुकूमत पूरी तरह नाकाम हुई है। इनको खौफ क्या है कि इन्होंने फौरी तौर पर दूसरे बंदे को लेके आए हैं? असल में इनको ये बताना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये हमारा पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, कि जब ये चीज जो है सबके सामने है कि इनके पास अक्सरियत थी, तो फिर इन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया? गवर्नर का वेट कर लेते 2 दिन। तो बात ये नहीं है, बात ये है उम्मीदवार क्यों नहीं आया? अपोजिशन, जी, आप उम्मीदवार एक अच्छा मुत्तफिका तौर पर क्यों नहीं?
अपोजिशन का देखो ना, एक अच्छा मैसेज इनको गया ना कि अपोजिशन वाले हर पार्टी ने आपका खड़ा किया अपना उम्मीदवार, और अगर ये तरीकाकार जो आईनी तरीकाकार है उसके मुताबिक चलते तो हो सकता है आगे जाकर कैंडिडेट होता, जिसकी वजह से ये खौफजदा हो गए। तो इन्होंने कहा कि इससे बेहतर कि ये इकट्ठे हो तो हम जल्दी से इलेक्शन करवा दें। उससे पहले एक बात और मैं आपको बताऊं कि स्पीकर साहब ने हमें कहा कि उसका जो इस्तीफा है वो आईनी तौर पे है और इसको गवर्नर मंजूर कर चुका है, आप बेफिक्र होकर इलेक्शन लड़े। स्पीकर साहब ने खुद कहा, हमारे लोगों को बुला के कहा। उसके बाद फिर हमने नॉमिनेशन पेपर दिए और फिर उसके बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो स्पीकर के झांसे में आ गए, आप ये कह रहे हैं धोखा हुआ जी। बहरान 13 साल से पैदा किए हुए हैं वहां पर, और ये एक मजीद बहरान इन्होंने पैदा किया है। इनको कोई जरूरत नहीं है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की, इनको कोई जरूरत नहीं है वहां के अवामी मसाइल पे उनकी तवज्जो पे, इनकी कोई जरूरत नहीं। इनकी जरूरत यह है कि कायद ने जो अंदर जेल में बैठ के हुक्म दिया है उसको बाहर का कुछ भी नहीं बताना, जो जाता है उसको अपनी मर्जी का अंदर जाके सूरत बताता है, जो उसका हुक्म है उस पर हमने अमल दरामद करना। मुल्क बचता है बचे, सूबा बचता है बचे, नहीं बचता ना जाए। पूरा सूबा इस वक्त लोग लाशें रोज उठा रहे हैं, वो इनको परवाह नहीं है। बस इनको जो कायद ने हुक्म दिया अंदर बैठ के हमने उसको पूरा करना है। तो ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से केपीके में इस वक्त बहरान खड़ा किया गया है, और इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। बाकी अपोजिशन हमेशा इकट्ठी रही है। हमने सेनेट में आपको बताया कि हमने अपने जितने हमारे वोट थे उसके मुताबिक अपने सेनेटर हमने हासिल किए, तमाम पार्टी ने अपने पूरे उसके मुताबिक जो जो उनके पास फिगर था। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन कभी भी गैर मुतहद नहीं हुई। अगर ये सही करते तो हो सकता था आखिरी वक्त तक हमारे 2 कैंडिडेट विड्रॉ हो जाते, जिससे ये खौफजदा थे। कोई जरूरी तो नहीं थे कि सारे कैंडिडेट उस वक्त 2 कैंडिडेट ना वोट डालते, एक को डाल देते। तो इस पे ये खौफजदा थे, इसलिए उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कराया। और उस खौफ की वजह से सारा बहरान पैदा हुआ, और ये सारा पहले 13 साल इसी तरह गुजारे। अब मजीद केपी को बहरानों की नजर में कर रहे हैं। एक अलीमीन गया तो दूसरा अलीमीन ले आए हैं। वहां कोई संजीदा आदमी आता, कोई समझदार आदमी आता, केपी को बहरानों से निकालता, को अमन अमान की सूरत पर बेहतर करता। अब उसके सीएम साहब की अब तकरीर सुन लें। उसकी तकरीर सुनने के बाद कहीं उसने बताया कि मेरा ये प्लान है अमन अमान के हवाले से, कहीं उसने बताया कि मैं आवाम की खिदमत के लिए ये करूंगा, कहीं उसने ये जिक्र किया कि इतने दिन के 80 दिन में 100 दिन में 90 दिन में मैं ये काम करने जा रहा हूँ। उसने तो कुछ और ही तकरीर की है, वो शहीद हो जाऊंगा, शहीद कर दूंगा, मैं फलां को बाहर निकालूंगा, फलां को अंदर निकालूंगा। मेरे ख्याल तकरीर का दूसरा हिस्सा जो टीवी पे नहीं चल सका उसमें वैसे मैंने वो हिस्सा सुना जिसमें उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ कार्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर उन्होंने तफसील से एक प्लान तो दिया है। बहरहाल जो तकरीर का दूसरा हिस्सा था जो टीवी पर बहरहाल जो तकरीर चली आप उसका हवाला दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो हिस्सा भी उनकी तकरीर में शामिल तो था। लेकिन प्राचा साहब ये बताइए कि 2 बातें, अब एक शिकवा तो इख्तियार साहब का है